Hello friends, this is C. Ashwini Rastogi. So basically we discuss what is important judgment by Supreme Court of India today on 4th of May 2022. So this judgment is very important in the history of Income Tax Act. Never this type of litigation created in past. More than 90,000 number of notices issued by department under section 148, against which 9,000 approx number of writ petition appeal filed before the Honorable High Court by the assessee. हाई कोर्ट ने क्या बोला कि 148A में जो नोटिस इशूड किया है असेसी ने वो वैलिड नहीं है. उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम रीअसेस नहीं कर सकता. दैट इज़ बैड इन लॉ. तो जस्टिस M.R. शाह एंड B.B. नागारत्नन जी का ये बहुत अच्छा जजमेंट है, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर का इस्तेमाल किया है. उसमें ये कहा है कि हम लॉ की अनइंटेंशन के बेसिस पे फ़ायदा नहीं दे सकते. बोनाफाइड रीज़न नहीं है. वर्डिंग यूज़ है, देयर appear to be non-application of amendment. Revenue is permitted to proceed further on the basis of notice issued under section 148 as deemed issued under section 148A. So now picture come, what is 148A? Finance Act 2021 as amended Income Tax Act, through which section 148A newly section introduced by the act. पहले क्या होता था, आप पे नोटिस आता था 148 का, आप उसके रिस्पांस में अपनी ITR फाइल करते थे और उसके बेसिस पे आप रीज़न टू बिलीव मांगते थे. भाई किस बेसिस पे मेरा केस स्क्रूटनी में लगा दिया आपने, रीअसेसमेंट कर रहे हैं आप, किस बेसिस पे कर रहे हैं. AO आपको रीज़न देता था, रीज़न पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे और उसके इस तरह से प्रोसीडिंग चलती थी. अब क्या हुआ कि सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस किया गया, चीज़ों को आसान किया गया कि भाई ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है आप पे AO पे, वो पहले ही दे दिया जाए. हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, आप ड्रॉप कर लो, ऑर्डर पास कर देंगे तब 148 का नोटिस इशू करेंगे. ये थोड़ा सा आसान करने का तरीका था जो फाइनेंस एक्ट 21 में किया गया. तो क्या हुआ, 1 अप्रैल 21 के बाद भी नोटिस आए 148 में. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इशू करी ऑन 31 मार्च 21 में एंड 27 अप्रैल 21 में. उसमें ये कहा गया कि भाई जो 148A में नोटिस आप पे गए हैं दैट इज़ वैलिड बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून. तो आइए समझते हैं सेक्शन 148 और 148A में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं. 148 इशू होता था 4 ईयर और 6 ईयर की रीअसेसमेंट के लिए. 148A इशू होता है 3 ईयर और इन केस ऑफ इनकम एस्केप मोर देन 50 लाख 10 ईयर. हाँ, फॉरेन एसेट के केस में पहले 16 ईयर के लिए भी ओपन हो जाता था, अब यहाँ पर 10 ईयर का कैप है. तो बेसिकली यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉ को सुपरसीड कर रही थी. एक्ट में पावर ही नहीं थी 148 का नोटिस इशू करने के लिए बिफोर 148A. डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया तो उन्होंने उसको छुपाया नोटिफिकेशन के थ्रू. कहा कि भाई 148 का जो नोटिस है वैलिड है, उसके बेसिस पे हम आपका असेसमेंट करेंगे. यहीं से लिटिगेशन स्टार्ट हो गई. असेसी ने 148 के नोटिस के अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा दैट इज़ इनवैलिड नोटिस, अनअमेंडेड सेक्शन है 148A, आप पे तो पावर ही नहीं है डिपार्टमेंट, आप इसका नोटिस को हटाओ और आप इसकी प्रोसीडिंग के बेसिस पे इनकम असेस नहीं कर सकते. तो ये स्टोरी चल रही थी. दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सब ने फेवरेबल
पैन इंडिया लेवल पे फेवरेबल जजमेंट दी इन फेवर ऑफ एसएससी कि भाई ये स्टे प्रोसीडिंग है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रह्मास्त्र चलाया। उसमें कहा ये अनइंटेंशन, इसका बेनिफिट हम एसएससी को ऐसे नहीं दे सकते। लॉ में सेक्शन 148 ए अनअमेंडेड सेक्शन है, दैट इज डीम्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 148 ए। तो उन्होंने उस नोटिस को वैलिड कर दिया और वहाँ पर 148 ए में एक प्रायर अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कहा नो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो नोटिस वैलिड है। तो ये स्टोरी चली। अब बेसिकली इसका प्रोसीजर दिया गया है कि भाई 30 दिन के अंदर, आज जब ये फैसला सुनाया गया है, इससे 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आप सबको शोकोज नोटिस इशू करेंगे। उन शोकोज नोटिस के अगेंस्ट में एसएससी अपना रिप्लाई सबमिट करेगा विद इन 2 वीक, और उस 2 सप्ताह के बाद जिसमें आपका रिप्लाई आया है, असेसिंग ऑफिसर उस मंथ के ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर अपना एक ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 148 ए क्लाउज बी कि भाई आपका केस स्क्रूटनी में लग रहा है या ड्रॉप कर रहे हैं। लग रहा है तो उसके साथ 148 का भी नोटिस और लगा दिया जाएगा। तो दिस इज़ द स्टोरी। तो बेसिकली अब एसएससी को इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज का फैसला आने से रेवेन्यू को क्या इसका एडवांटेज है? मेरे हिसाब से इन माई एज पर माई ओपिनियन एसएससी इज़ नॉट इम्पैक्टेड मच। बेसिकली नोटिस आए थे असेसमेंट ईयर 13-14 टू 18-19। 148 का नोटिस जो आता है एज पर सेक्शन 148 ए में, दैट इज विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 18-19 का जो लिमिटेशन पीरियड है 31 मार्च 22 है। अब जो 31 मार्च 22 तक नोटिस आ सकता है, ऐसी तो असेसमेंट ईयर 13-14 और असेसमेंट ईयर 14-15 का तो नोटिस बनता ही नहीं है। दैट इज 13-14 और 14-15 तो अगर किसी पे एसएससी पे आए हैं, ही कैन एंजॉय, नो इम्पैक्ट विद दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18 की। मोर देन 3 ईयर अप टू 10 ईयर सेक्शन 148 ए का नोटिस इशू हो सकता है। हम 148 ए की क्यों बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 148 इज डीम्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 148 ए। तो 50 लाख से ऊपर की इनकम एस्केप होगी तभी तो सेक्शन 148 ए में नोटिस इशू होगा। और 15-16, 16-17 और 17-18 इन 3 असेसमेंट ईयर के लिए तो 50 लाख का ही क्राइटेरिया देखेंगे। अब क्राइटेरिया में एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर काउंट इसलिए नहीं होगा, दैट इज केम इन द फाइनेंस एक्ट 2022 ओनली। अगर आपने 15-16 में अपनी बिटिया की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा किया, इवेंट पे एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं और उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर के केस में तो ये बनता ही नहीं है नोटिस, ये तो केवल असेट के केस में बनता है। आपके यहाँ कोई गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, डायमंड्स, कैश, बैंक बैलेंसेस, कुछ अनअकाउंटेड, कुछ इस तरीके से पकड़ा जाता है। असेट के केस में मोर देन 50 लाख डिपार्टमेंट 10 ईयर तक जा सकता है। तो 15-16, 16-17, 17-18 के केस में रिप्लाई इस तरीके से बनेगा कि असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। हाँ, 18-19 के लिए एक लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा कि भाई 31 मार्च तक तो कट ऑफ है ही है, प्लस 14 डेज जोड़ दो जो एसएससी को रिप्लाई करने का टाइम था, प्लस जो आपने स्टे पीरियड अपने रिट पिटिशन फाइल करी थी वो भी तो पीरियड एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना लिमिटेशन के लिए, वो और ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। उसमें आर्टिकल 142 की पावर का, उन्होंने वाइट पावर का इस्तेमाल किया है। कहा है
आज जो ये हम जजमेंट दे रहे हैं, इससे जितनी भी रिट पिटीशन है पेंडिंग है या उनका हाई कोर्ट ने वो डिस्पेंस ऑफ कर दिए हैं कि भाई ये नोटिस इनवैलिड है, तो वो वैलिड हो जाएंगे और उनको असेसिंग ऑफिसर सब शोकोज नोटिस इशू करेंगे आज से 30 डेज के अंदर। तो आप सब पे काफ़ी ज़्यादा शोकोज नोटिस आने वाले हैं, उनका रिप्लाई तैयार करना है। मैंने आपको बहुत कट शॉर्ट वे में ये बता दिया कि उसका रिप्लाई का क्या मजमून होना चाहिए। आप उसमें लंबी चौड़ा रिप्लाई बनाएं और उसमें एक बात पते की नहीं हो कि वो एक्सपेंडिचर है या असेट है, मोर देन 50 लाख है, रेलेवेंट है नहीं है इस पीरियड से रिलेटेड, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी कहा है कि अगर आपका जो ऑर्डर पास करने का जो एओ को अगर समय कम बचता है, 7 डेज से कम बचता है, तो उसको 7 डेज से हम एक्सटेंड कर देंगे। तो बेसिकली ये बोनाफाइड रीज़न था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई लॉ की अनइंटेंशन नहीं है, ऐसी कोई मतलब इंटेंशन नहीं है कि जो है 148 का नोटिस इशू होना था, 148 का 8 में नोटिस इशू कर दिया। तो दिस इज़ द मेन मेजर स्टोरी। सो आफ्टर कमिंग दिस जजमेंट, all litigation, all 9,000 writ petition is cleared, case is selected under scrutiny। बस यहाँ ये देखना होगा कि वो आपका कौन सा असेसमेंट है, कैसे उसका रिप्लाई फाइल करना है और क्या एओ ने उसका मटेरियल प्रोवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रीज़न टू बिलीव कि ये इनकम एस्केप हुई है। तो पहले तो आप पे शोकॉज नोटिस आएगा, उसके साथ आप जो है उनसे मटेरियल भी मांग सकते हैं कि भाई मेरा केस किस बेसिस पे लगाया है आपने। उस मटेरियल के बेसिस पे आप हो सकता है वहीं पे ही जवाब देके निकल जाएं कि भाई मैंने तो काम करता हूँ अपनी एचयूएफ फर्म के नाम से, आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर लिया, आपके पैन नंबर पे इशू कर दिया, तो आप यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं, ये तो मेरी एचयूएफ का है। तो हो सकता है एओ 148A क्लाउज डी में ऑर्डर दे के ड्रॉप कर दे प्रोसीडिंग को। तो ये एक तरीका होता है असेसमेंट कराने का और रिप्लाई फाइल करने का। तो ये जो लिटिगेशन थी क्रिएट हुई थी नोटिफिकेशन से कि भाई 31 मार्च 21 में जो सीबीटीटी ने नोटिफिकेशन इशू करी थी कि भाई हम 31 मार्च के बाद भी 148 का जो नोटिस इशू करेंगे वो वैलिड होगा। तो लॉ नोटिफिकेशन से नहीं चलता, लॉ कैन नॉट बी ओवर रूल्ड बाय द नोटिफिकेशन। लॉ में जब पावर ही नहीं थी सेक्शन 148 की, तो नोटिस 148A में आना चाहिए था, पहले एओ को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, तब केस सेलेक्ट करना चाहिए था स्क्रूटनी के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा यही बस क्लियर होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 21 में, डिपार्टमेंट ने भी इतना नहीं देखा और नोटिफिकेशन के थ्रू उन चीज़ों को दबाने मतलब लॉ फ्रेमवर्क में लाने का कोशिश की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नाउ इट्स क्लैरिफाइड एवरीथिंग and also given how this process will cleared off 30 days time, 14 days reply file by the SSE and also given all procedural aspect to the SSE कि वो अपनी जो लॉ में पावर है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। Also you like this video and you clarified everything. Thank you.